Good morning, my cutie pie students. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So, students, as you know, in our previous video, I have again repeated about the seasons, right? We have again repeated about the seasons because you will clear that topic properly. And even though I have sent one link also that you can watch that link and you can understand better than that. Fine. So in that before video we have already learned about the southern rivers and the northern rivers, राइट हमने नॉर्दर्न रिवर्स के बारे में ये पढ़ा था कि कौन सी रिवर्स नॉर्थ के साइड निकलती हैं, लाइक द सिंधु, गंगेस, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर द रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, right? And the Ganga and the Brahmaputra are the major waters of India and used for the navigation process. Besides this, that Jhelum, Chenam, Satluj, Ravi, these all are the rivers flow in the North India, right? And then after we have learned something about the South India. What we have learned in the South India, that is which rivers are flow from the southern side, that is Tapi, Narmada, Mahanadi flow down from the mountains in the central of India, right? The Narmada and the Tapi flow towards the west and merge with the Arabian Sea, while the Godavari, Krishna, Kaveri, Tungabhadra flow eastwards and merge into the Bay of Bengal. So these are the rivers that which is uneven, right? That I have already talked with you that all these rivers are uneven. That's why like the high and slopy regions, that is why the rivers are not used as the waterway. Till that we have learned, and after that I have also read that how many multi projects are going on and which are the multi projects. Till that we have learned, right? Now, do you know about the natural lake in India? Right? वो वहाँ से बाकी था. आज हम नेचुरल लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट विच आर द नेचुरल लेक्स, राइट? सो जम्मू एंड कश्मीर, उसमें लेक जो है वो है डाल एंड वूलर फ्री फ्रेश वाटर लेक, ठीक है? उसकी स्पेशलिटी क्या है? ताकि वो फ्रेश वाटर लेक है. देन आफ्टर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे कोलेरू, ठीक है, वो है, वो भी फ्रेश वाटर है. तमिलनाडु हो जाए वहाँ पे कौन सा लेक है? तो पुलिकेट लेक. कौन सा लेक है? पुलिकेट है. वो सोल्ट वाटर लेक है. कौन सा है? उसका पानी कैसा है? सोल्ट वाटर लेक. सिमिलरली ओडिशा जो है वहाँ पे चिलिका है, वो भी सोल्ट वाटर लेक है. एंड राजस्थान में सांभार जो है वो सोल्ट वाटर लेक है. एंड गुजरात में जो है वो नल सरोवर है जो पार्टली सोल्ट वाटर लेक है. मतलब आधा प्योर और आधा जो है वो थोड़ा सा सोल्टी है. सी जम्मू एंड कश्मीर में जो स्टूडेंट्स, ये जो डाल एंड वूलर लेक है ना, वो फ्रेश वाटर लेक है. एंड वो जो लेक है वो फेमस भी बहुत है, राइट? ये लेक जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से फेमस है. एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से क्या कहते हैं लोग जो है स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर ये लेक भी देखने जाते हैं. नो डाउट जम्मू कश्मीर पूरा ही क्या कहते हैं कि भाई है ना अपने क्या कहते हैं कि भाई हेवन ऑफ द अर्थ के लिए फेमस ही है. उसका तो कोई हम बता भी नहीं सकते, इतना फेमस है. बट स्टिल ये क्वेश्चन जो है वो ना जनरल नॉलेज में भी बहुत काफ़ी बार आया है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर जो लेक है वो किसके लिए फेमस है, राइट? तो डाल एंड वूलर के लिए फ्रेश वाटर जो है जम्मू कश्मीर वो बहुत फेमस है. देन आफ्टर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, ये सारे भी लेक हैं. जो कोलेरू जो है वो जो आंध्र प्रदेश में है वो फ्रेश वाटर लेक है. रेस्ट ऑफ थ्री जो है पुलिकेट, चिलिका एंड सांभार, वो जो है सॉल्टी वाटर है. एंड अपना जो नल सरोवर है गुजरात का वो सॉल्टी भी है और पार्शली सॉल्टी भी है एंड वाटर लेक भी है, नॉर्मली फ्रेश भी है. द थिंग इज दैट स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस लेक्स आर फ्रॉम विच स्टेट. ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये लेक्स आर सिचुएटेड इन विच स्टेट. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट डाल एंड वूलर लेक दैट वॉज इन जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश दैट वॉज इन द कोलेरू लेक, Tamil Nadu that was in the Pulicat, Odisha that was in the Chilika, Rajasthan that was in the Sambar, and the Gujarat Nal Sarovar. I know that you have to remember that Nal Sarovar is in Gujarat, but rest of other you have to remember properly. And specially उसकी स्पेशलिटी भी ये याद रखनी है कि कौन से वो फ्रेश है और कौन से वो सॉल्टी है. फाइन. Now Sardar Sarovar. Do you know about the artificial lake of India?
क्या हमें पता है कि हमारे आर्टिफिशियल लेक्स भी हैं इंडिया में? सो हिमाचल प्रदेश द सतलज दैट वाज द गोविंद सागर लेक, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा है जो नागार्जुना सागर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश द मंजरा है, द नीलम सागर है। गुजरात जो है द नर्मदा द सरदार सरोवर, एंड द मध्य प्रदेश चंबाल जो गांधी सागर भी है। सी artificial lake, it means that we are providing that water from the outside that was used in the agriculture or in the use of the person, those who are using the water. So पता है ना, डैम वगैरह भी कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड पानी फ्लो करते रहते हैं। सो ये हमारे जो बने हुए हैं वो कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, उसमें कौन सा है? तो सतलज है। आंध्र प्रदेश है, उसमें कौन सा है? तो कृष्णा है। आंध्र प्रदेश में दूसरा भी है जो मांजरा है, और द गुजरात में द नर्मदा। आपको नर्मदा को पता ही होगा, वो तो मुझे बोलने की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी नर्मदा लेक का। एंड द मध्य प्रदेश में चंबाल करके भी है, ठीक है। ये जो है, और उस लेक्स के नाम आपको प्रॉपरली याद रखने, गोविंद सागर नाम, नागार्जुना सागर, निजाम सागर, सरदार सरोवर सागर एंड गांधी सागर, ये उनके नेम भी याद रखने। सी स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर द नेम प्रॉपरली बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर दैट एंड यू कैन अंडरस्टैंड बेटरली। एंड ये तो सपोज कि कई भी जनरल नॉलेज में भी ये क्वेश्चंस जो हैं वो हमें रिमेंबर होने चाहिए कि कौन से लेक हैं और कौन से उसके यूटिलाइजेशन है ना। इन्फॉर्मेशन अबाउट द नर्मदा प्रोजेक्ट, अगर हम नर्मदा प्रोजेक्ट की बात करें तो उसकी थोड़ी सी हम क्या लेते हैं? इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सो द नर्मदा प्रोजेक्ट इज द बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात। ये जो नर्मदा प्रोजेक्ट जो है वो एक तो बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है गुजरात का। इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, द मेन कैनाल ऑफ द नर्मदा प्रोजेक्ट इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। सी कैपेसिटी की बात करें जाए ना तो वर्ल्ड में नर्मदा प्रोजेक्ट का है वो बिगेस्ट कैनाल है। कैन यू इमेजिन? सी फर्स्ट ऑफ ऑल द नर्मदा प्रोजेक्ट इज द बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात. The second thing is that in the terms of capacity, the main canal of Narmada project is the biggest in the world. The length of the entire canal network is approximately 66,000 kilometers. कितनी कैनाल की लेंथ है? You can believe that is 66,000 kilometers, right? Again, I am repeating, these points are very important for that. In the terms of capacity, the main canal of the Narmada project is the biggest in the world. The length of entire canal network is approximately 66,000 kilometers. Students, ये जो lines है वो आप underline भी कर सकते हो क्योंकि these lines are very important. 8,215 villages, 135 cities of Gujarat are provided drinking water through the Narmada project. How many villages? That is 8,215 villages, 135 cities of Gujarat are provided drinking water through the Narmada project. 14 districts, 75 talukas and 3,360 villages of Gujarat are getting irrigation facility through the Narmada project. So again underline this line, 14 districts, 75 talukas and 3,360 villages of Gujarat are getting irrigation facility through the Narmada project. So these are the main lines. Students, underline this line and it is very important for you. So again I am repeating, the Narmada project is the biggest multi-purpose project of Gujarat. The second thing is that in term of capacity, the canal of Narmada project is the biggest in the world. The length of the entire canal is approximately 66,000 kilometers. 8,215 villages are and 35 cities of Gujarat are provided drinking water through the Narmada project. 14 districts, 75 talukas and 3,360 villages of Gujarat are getting irrigation facility through the Narmada project. Okay? Now we will talk about something that was minerals. राइट, मिनरल्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. आई नो दैट थोड़ा सा हमने पहले भी पढ़ चुके हैं अबाउट द मिनरल्स एंड ऑल दैट, बट अगेन एंड अगेन मैं ये रिपीट कर रही हूँ बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट भी है एंड उसके लिए हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिले वो काफ़ी सही है.
So biotic and abiotic materials below the surface of the earth are transferred into the minerals having the different chemical components due to the intense heat and pressure. This treasure true of mineral is formed in the core of the earth through the natural process lasting for thousands of years. Minerals below the earth are not found in their pure forms. There are many impurities present due to which they are called ores. For example, iron ore, only after the refining the ore we get the mineral in their pure form. This mineral are formed in the economic might and prosperity of country. सी मिनरल्स जो होते हैं वो हमें ऐसे ही नहीं मिलते हैं स्टूडेंट्स. इसमें क्या होता है कि हमें बहुत सारा, आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, ठीक है, हम क्या कहते हैं डिगिंग वर्क चालू होता है जहाँ पे मिनरल्स वगैरह जो प्योर फॉर्म में मिलते हैं, लाइक गोल्ड है, जिंक है, कॉपर है, ये सारे क्या होते हैं मेटालिक्स मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वो हमें ऐसे ही नहीं मिलते. उसमें बहुत ही अंदर डीप में हमें डिगिंग करनी पड़ती है तब हमें वहाँ से मिलते हैं. सो द थिंग इज़ दैट कि ये जो होते हैं वो बायोटिक एंड एम्बायोटिक मटेरियल्स में होते हैं, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड ट्रांसफॉर्ड इनटू अ मिनरल हैविंग अ डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स. अब ये जो चीज़ें होती है वो हीट एंड प्रेशर से इंटेंस बहुत ही अंदर होती हैं, और जब वो चीज़ें हमें मिलती भी है ना स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि उसमें टोटली वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, उसको हमें बहुत ही रिफाइन करना पड़ता है, देन आफ्टर वो हमें प्रॉपरली मिलता है. तो जो चीज़ इम्प्योरिटी से फाइंड आउट की जाती है हमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ओर, जिसमें टोटली क्या होता है नेचुरल होता है, जिसमें रिफाइन किया हुआ कुछ नहीं होता है. उसके बाद हम उसको प्रॉपरली रिफाइन करते हैं एंड वो फिर काम आता है अपने यूज़ में. और ये जो मिनरल्स हैं वो इकोनॉमिक जो इंडिया की है उसमें काफ़ी प्रॉस्पेरिटी लाए. आपको पता ही है कि जितनी ये सारे मिनरल्स अगर हमें मिले, ठीक है, इंडिया में से, और जिसका इतना यूज़ होता हो, तो वो अपनी इकोनॉमिक जो है उसमें बहुत ही चार चांद लगा दे एंड अपनी इकोनॉमिक जो है वो क्या हो, वो अपनी प्रॉस्पेरिटी लाए. प्रॉस्पेरिटी इट मीन्स ग्रोथ लाए, मतलब ग्रोथ लाए, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो बढ़ सके. Okay, so this is what this is all about the minerals. Now minerals are divided into three types. किन से टाइप में डिवाइडेड होते हैं? So first is metallic mineral, non-metallic mineral and power generating mineral. पहले तो आपको टाइप्स याद रखने हैं. कौन से टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स, metallic minerals, non-metallic minerals and power generating minerals. These are the 3 types. अब metallic minerals में क्या है? रो आयन, कॉपर, गोल्ड, जिंक, टिन, निकल, मर्क्यूरी, प्लेटिनियम एक्सेट्रा. ये जो चीज़ें हैं वो किस में है? मेटालिक मिनरल में आए. कौन से? अगेन आई एम रिपीटिंग, रो आयन, कॉपर, गोल्ड, जिंक, टिन, निकल, मर्क्यूरी, प्लेटिनियम एक्सेट्रा. दिस आर द मेटालिक मिनरल्स दैट आर कंटेन दिस थिंग्स. मेटालिक मिनरल्स में दिस थिंग्स, ये चीज़ें आती हैं. Now what are the non-metallic minerals? Non-metallic minerals में क्या क्या आता है? डायमंड, रूबी, लाइमस्टोन, चाइना क्ले, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फ्लोरोसर, जिप्सम, अकीक, कैल्साइट, सिलिका, ग्राफाइट, पोटेशियम, फॉस्फेट एक्सेट्रा. ये जो चीज़ें हैं वो किस में आए? नॉन मेटालिक मिनरल्स में. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ द मेटालिक मिनरल्स, व्हाट इज़ नॉन मेटालिक मिनरल्स, ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको ये सब प्रॉपरली ध्यान याद भी रखने का. सो डायमंड, रूबी, लाइमस्टोन, चाइना क्ले, डोलोमाइट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन मेटालिक मिनरल्स में आए. ना व्हाट इज़ पावर जनरेटिंग मिनरल्स, कि भाई पावर जनरेटिंग मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सो कोल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, यूरेनियम, थोरोनियम, रेडियम एक्सेट्रा, ये क्या है? पावर जनरेटिंग मिनरल्स है. कौन से? कोल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, यूरेनियम, थोरोनियम, ये सब क्या है? पावर जनरेटिंग मिनरल्स हैं. See again I am repeating, there are 3 types of mineral. Which minerals are there? Metallic, non-metallic and power generating minerals. मेटालिक मिनरल्स में कौन सा है? रो, आयरन, कॉपर, गोल्ड, जिंक, ये सब है. नॉन मेटालिक में क्या है? डायमंड, रूबी, लाइमस्टोन, चाइना क्ले, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फ्लोरोसर, ये सब है.
पावर जनरेटिंग मिनरल्स में कौन से हैं? कोल, नेचुरल गैस, मिनरल एंड यूरेनियम, थोरोनियम, रेडियम एक्सेट्रा, ये सब किस में आए? ये सब आए पावर जनरेटिंग मिनरल्स में, ठीक है, ये प्रॉपरली याद रखना। नाउ द मेन थिंग इज़ दैट कि ये सारे जो मिनरल्स है वो कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपको ज़रूर और ज़रूर आते ही रहेंगे कि भाई कोल है तो कौन से स्टेट में प्रोड्यूस्ड होता है, मैग्नीशियम्स है तो वो कौन से स्टेट में प्रोड्यूस होता है, कॉपर है वो कौन से स्टेट में प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स। सो अब कोल है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इस यहाँ पे फाउंड आउट किया जाता है, ठीक है। अब मैग्नीशियम है वो आप देखो कहाँ कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। नाउ कॉपर कहाँ कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, सिक्किम एंड मेघालय। नाउ बॉक्साइट कहाँ कहाँ होता है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड एंड महाराष्ट्र। मिका है आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान। लीड है वो कहाँ कहाँ होता है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड गुजरात। लाइमस्टोन कहाँ कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका एंड हिमाचल प्रदेश। अब गोल्ड कहाँ कहाँ मिलता है? तो कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में फाउंड आउट किया जाता है गोल्ड। मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस कहाँ कहाँ? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, अंडमान निकोबार एंड थोरियम है वो राजस्थान एंड झारखंड। ये आपको थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि सब में स्टेट्स जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं एंड हमें कन्फ्यूजन भी होता रहता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। आई नो दैट इट इज़ अ लिटिल बिट टफ ऑल्सो बिकॉज गुजरात है तो गुजरात भी बार बार रिपीट होता रहता है ना। आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश में कॉपर भी है, बॉक्साइट भी है, मिका भी है, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू दैट रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। इवन दो मैं आपको ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको की भी बताऊंगी कि आपको किस तरह से ये सब रिमेंबर भी करना है, कि ताकि आपके लिए बहुत ही इजी हो जाए ये याद रखना। हाँ, थोड़ा सा टफ लगेगा अभी, बट मे बी द स्कूल विल ओपन सून, सो आई विल एक्सप्लेन यू वेरी इजीली दैट यू कैन लर्न वेरी वेल. Hope that we had get the news that the 6 to 8 the schools are soon going to open, but we have not given the properly that it is, so maybe or maybe not, but if maybe the school will reopen for 6 to 8, so it is very easy for us that I will explain you this one is very properly and you will get understand very easily this table also. So this is a very important students, so remember properly ये जो नेम है एंड मिनरल्स के नेम और स्टेट्स के नेम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है. अब यूज़ ऑफ मिनरल कहाँ कहाँ होता है, ठीक है. मैग्नीशियम इज़ यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड, ग्लास, वार्निश एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज. मैग्नीशियम कहाँ कहाँ होता है, मैं एक एक सेंटेंस 2 बार यूज़ करती हूँ. केमिकल इंडस्ट्रीज में होता है, पेस्टिसाइड्स, ग्लास, वार्निश एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में. कॉपर होता है वो इलेक्ट्रिक वायर्स, मटेरियल्स, कलर्ड ग्लास, कोइंस एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज. अब कॉपर जो होता है वो इलेक्ट्रिक वायर्स में, मटेरियल्स में, कलर्ड ग्लास में, कोइंस में एंड प्रिंटिंग में इंडस्ट्रीज में यूज्ड होता है. फिर अगर हम बात करें बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट यूज्ड होता है इलेक्ट्रिक मटेरियल, कलर, पेरोप्लेन्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ केरोसिन एंड मेकिंग ऑफ सीमेंट. बॉक्साइट जो है वो यूज होता है इलेक्ट्रिक मटेरियल, कलर्स, एयरप्लेन्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ केरोसिन एंड मेकिंग ऑफ सीमेंट में यूज़ होता है. मिका जो है वो यूज होता है रेडियो, टेलीफोन, एयरप्लेन, ग्रामोफोन, साउंड ऑफ प्रूफ कर्टन्स में होता है. मिका किस किस में होता है, मिका इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रेडियो, टेलीफोन, एयरफ्लोन, ग्रामोफोन, साउंड ऑफ प्रूफ कर्टन्स में होता है. अब फ्लोरोसॉल जो है वो यूज्ड होता है मिनरल मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक इंडस्ट्री, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मेकिंग अ थिंग्स दैट फ्रॉम चाइना क्ले.
अब फ्लोरोसर जो है वो यूज्ड होता है मिनरल मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इन मेकिंग ऑफ थिंग्स फ्रॉम चाइना क्ले। सी यूजेस ऑफ मिनरल्स भी काफ़ी बार आया जाता है एंड वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो ये सारी चीज़ें हैं वो आप प्रॉपरली याद रखोगे तो यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंड एंड इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू। एंड द थिंग इज़ दैट कि ये चैप्टर थोड़ा लंबा भी है बट इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसलिए मैं धीरे 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 सब प्रॉपरली समझा रही हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। अब थोड़ी सी एक वीडियो भी देख लेते हैं मिनरल्स की जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो और बेटर अंडरस्टैंड भी हो जाए। बट आई थिंक सो वीडियो से पहले वीडियो आई थिंक सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट आई विल शो यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हम ये थर्ड पॉइंट कर देते हैं, दैट इज़ लैंड रिसोर्सेज। अब लैंड रिसोर्सेज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम थोड़ा लैंड रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। A large area covered chiefly with the numerous trees and undergrowth is called a forest. Forests are invaluable sources of wealth of a nation and a different types of forest in India. Because of its philosophy and climate, there are 5,000 of trees in India. India ranked 10th in the world in the terms of availability of variety of vegetation since the ancient times. India is renowned for medical herbs. There is a mentions of almost 2,000 varieties of herbs and trees in Ayurveda. See, again I am repeating. Land resources. A large area covered chiefly with the numerous trees and undergrowth is called forest. ठीक है? Forests are invaluable sources wealth of nation. There are different types of forest in India because of its physiography and climate. There are 5,000 types of trees in India. India ranks 10th in the world in the terms of availability of the variety of vegetations. Since ancient time, India is renowned the medicinal herbs. There is a mentions almost 2,000 varieties of herbs and types in Ayurveda. अगर देखो मैं बात करूं, ठीक है, लैंड रिसोर्सेज की, अब फॉरेस्ट की बात की जाए ना तो आपको मैंने बहुत बार क्लास में लास्ट ईयर में ये कि फॉरेस्ट जो है ट्रीज जो हैं वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हम बार बार ट्री प्लांटेशंस के बारे में क्यों एक्सप्लेन करते हैं एंड हम वो डे भी सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है। तो 5 जून को हम ऑलमोस्ट ट्री प्लांटेशन का भी करते रहते हैं इन्वायरमेंट डे के लिए जो सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है स्टूडेंट्स के ट्रीज़ का होना काफ़ी ज़रूरी है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग और ये सब क्यों चल रहा है, क्यों इतना सब कुछ हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग की इसलिए बढ़ गई है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बहुत ही। अब डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट का हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आपको भी पता है एक सीज़न में कभी कभार देखो तो ठंडी लगने लगती है, कभी कभार देखो तो गर्मी लगने लगती है, कभी बारिश आने लगती है। ये सब क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग है। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का जितना अच्छी तरह से यूज़ करें उतना हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। बट कभी कभार क्या होता है हमारे डेवलपमेंट में हम ये भूल गए हैं कि हमारा जो नेचुरल जो हमारी क्या कहते हैं कि भाई नेचुरलिटी है इंडिया की, वो हमारी कहीं ना कहीं खो गई है। इसलिए जितना ट्रीज़ वगैरह जितना ये सब उगाएंगे उतना ही हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए बार बार जो ट्रीज़ हैं वो हमारे लिए बहुत ही, क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ वेल्थ है, ठीक है, वो हमारा वेल्थ है। वेल्थ क्यों है? क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी आयुर्वेदिक चीज़ें मिलती है, हर्ब्स है बहुत सारे, हमारी मेडिसिन्स वगैरह जो बनती है वो विद द हेल्प ऑफ दिस इससे बनती है। आज भी आपको पता है कि लोग आयुर्वेदिक चीज़ें बहुत यूज़ करते हैं। कफ खांसी वगैरह हो गई तो हम क्या यूज़ करते हैं? तुलसी के पत्ते यूज़ करते हैं ना, अजवाइन के पत्ते यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी खांसी वगैरह होती है तो हम ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हमें काम आती है। बट आज आपने हर एक घर में देखा होगा, ठीक है ना, क्या देखते हो कि भाई है ना हर एक घर में आपको तुलसी का पौधा तो मिलेगा ही। क्यों मिलता है तुलसी का पौधा? क्योंकि तुलसी के पौधा होना वैसे भी शुभ माना जाता है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि कभी खांसी हो गई, फीवर जैसा होने लगता है तो हम चाय में और सब में क्या डालते हैं? तुलसी के पौधे डालते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए, है ना, काफ़ी अच्छा होता है ना। बार बार हम क्यों बोलते हैं तुलसी के पत्ते खाने चाहिए, सर्दी बुखार हो जाए। इवन दो कोरोना में तो हमने बहुत सारा इसका यूज़ किया है।
क्यों किया है? क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए इतना ही अच्छा है। सो लैंड रिसोर्सेज में अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो वो हमारा इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ वेल्थ है। क्या है? ऑफ अ नेशन, इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ वेल्थ है नेशन की, जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, तो हमें कैसे भी करके, पहले तो ये समझाने से पहले हमें ये करना चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इसका डीप में पूरा का पूरा मैं लूँगी, बट द नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी। आज मैंने इसका आपको इम्पोर्टेंस समझाया कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और आज हमने थोड़ा सा मिनरल्स के बारे में भी समझा। तो ये मिनरल्स के बारे में समझा और फॉरेस्ट के बारे में जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया, ये डीपली देखना, समझना, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका भी आगे आगे बहुत ही इंपॉर्टेंस समझाती जाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।